अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर रिपोर्टर कॉर्नर में मौजूद है सुमेरा खान, शकील अहमद, जहीर अली और टीका खानसानी के साथ। सुमेरा, ओवर टू यू। Thank you very much for coming back to Islamabad in another exciting round of Reporters Corner। और आपने तारुफ कराया है साथियों का। तो सबसे पहले शकील साहब, हमारे पास जितना भी वक्त है आज हम क्यों ना एक और दुखती रग छेड़ें पाकिस्तान की। ये इतनी जो हम दरामदात कर रहे हैं और आने वाली नस्ल जो हमारी इस वक्त नस्ल है उनको वैसे एक्सपोर्ट्स और दरामदात का फ़र्क भी नहीं पता, वो भी बताइएगा कि ये हमारा इतना नंबर जो है ऑन द राइज़ क्यों है। हम इस पर बहुत अरसे से बहस कर रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बिलियंस में और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जा रही हैं। व्हाट्स द रीज़न? हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, उसके बावजूद गंदम भी मंगवा रहे हैं और खुदा न खास्ता कहीं वो वक्त ना आ जाए कि हमें चावल भी मंगवाना पड़े। चावल तो अभी हम फिलहाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इंपोर्ट्स के ऊपर भी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाय पे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। चाय पे आप क्यों कर रहे हैं? आपने कप उठाया हुआ है, 3 कैमरामैन, 3 रिपोर्टर्स और चाय आप पी रही हैं। हाँ। ये क्या पॉलिसी? एक सियासतदान भी थे जो खुद ही चाय पीते थे, बाकियों को ऑफर नहीं करते थे। वो मुझे भी पता है, टिका सानी को भी पता है कि वो उनसे हम मांग के चाय लेते थे कि वो सिर्फ अपनी चाय, लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ। लेकिन ये these are perks for the anchor of Reporter Corner। लेकिन वो जो पश्तो में आप ऑर्डर करती हैं चाय का, हाँ। ऑफिस वर्क करती हैं कि पश्तो में कुछ कहती हैं, वो रेसिपी बता रहे, सबको फायदा हो जाएगा कितनी अच्छी चाय आप ऑर्डर करते हैं। वो रिपोर्टर कॉर्नर में आज अगर हम थोड़ी सी पश्तो बोलेंगे तो यकीनन जो पश्तो सुनने वाले उनको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बाकी लोग आपसे गिला करेंगे कि अब आप ये इसमें देखें आप क्यों पश्तो भी, फिर सिंधी भी होनी चाहिए, बलोची भी होनी चाहिए, फिर हम थोड़ी सी कश्मीरी भी सुनेंगे ज़हीर से। लेकिन कमिंग बैक टू टॉपिक, ऑन सीरियस नोट, ये जो चाय है इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचती। आपको पता है कि हम श्रीलंका से, केन्या से इम्पोर्ट करते हैं और एनुअली कोई 186 बिलियन रुपए की। बस अब मेरी मासूम चाय पे डाल दें सारी बात। तो ये इतनी सस्ती चाय नहीं है। 13-14 बिलियन रुपीस की हर महीने हम इम्पोर्ट करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं और पूरा पाकिस्तान चाय पे लगा हुआ है और अच्छा, जो इम्पोर्ट की हम बात कर रहे थे, हम बेसिकली बन गए हैं कंज्यूमिंग सोसाइटी कंट्री। हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो ग़ज़ाई अशिया की हैं तकरीबन 2,500 अरब रुपए की हम इम्पोर्ट करते हैं हर साल ग़ज़ाई अशिया, इसमें चाय भी है। लेकिन जो गंदम का इशू है ना, जो अभी सबसे ज़्यादा परेशान कुन लग रहा है, वो ये है कि गंदम और आटे का बहरान पैदा होने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मिसमैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम तो ज़राई मुल्क नहीं है। ज़राई मुल्क है, हमारी 28-29 ट्रिलियन का जो टन है, जो मिलियन टन गंदम हम पैदा करते हैं, फिर हमारे पास पुराना स्टॉक भी होता है। लेकिन उसके बावजूद हम इस साल फिर हम 10 लाख मेट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट करने लगे हैं। वजह ये है कि मिसमैनेजमेंट है। हमने IMF के कहने पे हमने कहा जी कि हम डीरेगुलेट करेंगे। तो जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, ज़हीर अभी जिक्र करेंगे। और इसी तरह गंदम को भी उसने कहा IMF ने कि आप डीरेगुलेट करें, और उसके बाद हमसे वो मिसमैनेजमेंट हो गई उसकी। हमने मैनेज नहीं किया। हमारे पास बफर स्टॉक था, लेकिन हमने उसको मैनेज नहीं किया, किसानों से सस्ती खरीदी। मैनेज ना करने से क्या मुराद है? मतलब खराब हो गई, गोदामों में पड़ी क्या चक्कर? ये है कि जो किसान है, जो गरीब किसान, उनसे हमने सस्ती उस वक्त खरीद ली। और पहले तो ये फैसला हुआ कि IMF ने कहा आपने खरीदनी नहीं है। फिर जब खरीदी थोड़ी बहुत, और वो 2500-3000 पर मन के हिसाब से, और उससे पहले कुछ 2000-2200। इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है, वो जो आटा है वो 6000 रुपए मन से ऊपर प्राइस आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। 150 रुपए किलो आटा बिक रहा है। इसी तरह जो गंदम है वो 5000 से ऊपर जा चुकी है फी मन। तो ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, क्योस है। और फिर हम क्या करते हैं जी, बाद में कमेटियां बना देते हैं। अभी भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपकी बीट इसहाक डार साहब ने उनको एक स्टीयरिंग कमेटी का हेड बना दिया गया है। वो डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमने गंदम इंपोर्ट करनी है, क्या मैकेनिज्म होगा। सूबों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। अब पंजाब फूड बास्केट है, पंजाब गवर्नमेंट इतनी मिसमैनेज कर रही है सारी चीज़ें कि उन्होंने किसानों से परचेज ही नहीं की। अब कह रहे हैं जी आप इम्पोर्ट करें। तो अब इम्पोर्ट करके आप तकरीबन 100 बिलियन रुपीज़ खर्च करेंगे, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। मकामी किसानों को हमने फ़ायदा पहुंचाया नहीं है, लेकिन अब इंपोर्ट करके जो बाहर के किसान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे और कौमी खजाने पर बोझ होगा। तो ये टोटल एक किस्म की, ये किसान वाला सवाल मेरा ख्याल अलग कर लेती हूँ आपसे। मेरा वादा है आपसे मैं वापस आऊँगी क्विकली। टिका सानी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हज पॉलिसी के हवाले से आपके पास कोई बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ भी है, लेकिन ऑन दी अदर साइड कुछ इसके हवाले से तशवीश भी है कि हज महंगा हो चुका है। तो इस हवाले से अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा तस्दीक फरमाइए। नहीं, अच्छे मौसम में पहले तो अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं कि जो वजारत मजहबी अमूर है, इसने 4 साल की पॉलिसी जो है पहली दफ़ा तारीख में ये मुतारफ़ कराई है। 4 साल में 2027 से 2030 तक
अनाउंस की जा चुकी है। उसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा सामने नहीं, फर्क नहीं आएगा, पॉलिसी का तसलसल नहीं, रहेगा। पॉलिसी यही रहेगी, कैबिनेट से बार बार अप्रूवल लेनी पड़ती थी हर साल। दूसरा, सऊदी अरब के अपने कुछ लवाजमात हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, उसको मैच करने के लिए, ताकि वहाँ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके साथ हम एक तो डिजिटलाइजेशन को बहुत इस पर इंकरेज किया गया है। तमाम हुजात की जो ट्रेनिंग होगी वो हज उसके मुताबिक होगी, मोबाइल का यूज़, ऐप का यूज़, इसके साथ साथ वहाँ की कवानीन से आगाही बना सके। हज में भी डिजिटल सिस्टम जो आ चुका है वो ज़बान, इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो भी हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, आपने भी हज किया हुआ है, आप अंदाज़ा करें, अगर दोबारा कभी आप हज करना चाहें तो आप आज से ही रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं। जो उनकी ऐप है वज़ारत मज़हबी उमूर की हज ऐप, उसमें आज अगर आप टोटल जो आज से यानी 2030 तक किसी भी साल अगर आप जाना चाहें तो आज से आप अगर 10% उसका एडवांस पेमेंट करेंगे तो उसके बाद उस साल के लिए आप अपनी मर्जी से आप साल चूज करें, उस साल में सरे फहरिस्त आ जाएंगे। ओके, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ 2027 नहीं, अगले साल के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई अभी से, ऐसा जी, ही है? 2027, 2028, 2029, 2030 अब 2030 जी 10% जमा करवाएं, हर साल किस्त देते रहें। किस्त का आपको जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके तहत आपको इंटरेस्ट भी आपके ही खाते में मिलेगा और उसके बाद आपका हज सस्ता हो जाएगा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरा हज महंगा भी हुआ है। हज यानी जो कोरोना के दिनों में 2021 को से 22 का जो हज था वो तो 8.5 लाख का था, उसमें इवन 1.5 लाख की सब्सिडी थी, 7 लाख का हो गया। उसके बाद फिर 9.25 लाख का अगले साल, उसके बाद फिर 24 में एक लॉन्ग हज के 15 लाख साथ का भी हुआ था। शॉर्ट, हाँ 15 लाख, लेकिन वो तो प्राइवेट है ना। शॉर्ट हज की पॉलिसी आई तो शॉर्ट हज पॉलिसी के तहत 2024 में आई थी। उसके बाद ये होती है 20 से 25 दिन का हज, और जो लॉन्ग हज है वो 40 से 42 दिन का हज। तो जो इसी तरह 2024 में जो हज है वो 11.5 लाख का था लॉन्ग हज, और शॉर्ट जो हज था वो तकरीबन 12 का। इसी तरह 2025, 2026 में महंगा होता होता अभी पिछले साल जो 10.5 लाख का और 11 लाख का हज था, आज वो 12 और 13 लाख का हज हो गया। यानी इसकी रीजन भी बताइए, क्या वजह है कि वो हज के एक्सपेंसेस बढ़ क्यों रहे हैं? शकील साहब, रीजन तो ये भी पेट्रोल में तो नहीं डाल दिया गया सारा बहुत है, और फिर उसके बाद वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है, हमारी गवर्नमेंट, कि हम 4 साल का प्लान करें, कैटरिंग में, रेजिडेंस में, ट्रांसपोर्ट में। डॉलर महंगा हो रहा है, रियाल महंगा हो रहा है, तो हम कहीं आके लॉक कर दें ताकि सऊदी अरब के लिए भी आसानी हो, बिल्डिंग्स खरीदने में हमारे लिए भी आसानी हो। उसमें कुर्बानी भी शामिल कर ली गई है ताकि हुजाज को वहाँ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सरदार यूसुफ ने और नए जो सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने मिल के ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर को दी। प्राइम मिनिस्टर की आमादगी के बाद इसको अनाउंस किया गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। 3 से 3.5 लाख रुपए पिछले 5 साल में लॉन्ग हज जो है वो महंगा हो गया है। लेकिन साथ साथ ये भी शराइत, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मॉनिटरिंग तो होती होगी कि किसी भी मुल्क में हज इतना महंगा ना हो कि वो रीच से बाहर चला जाए। यकीनन इसीलिए तो गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी दी थी, और इस साल सब्सिडी नहीं दे रहे, 2 किस्तें कर दी हैं। एक अभी चंद दिनों में 15 दिन बाद अगर आप हज पे जा रहे हैं तो किस्त देनी पड़ेगी हाफ, उसके बाद फिर दिसंबर में हाफ किस्त पहले उन्होंने फैसिलिटी है, यानी हाफ ऑफ द टोटल पेमेंट जो है, अगर 12 लाख का हज है लॉन्ग हज, तो शॉर्ट हज 13 लाख है, तो 12 लाख का हाफ 6 लाख देना पड़ेगा गवर्नमेंट को बैंकिंग सिस्टम में। और बैंकिंग सिस्टम भी कुछ नया ला रहे हैं गवर्नमेंट की, अपना कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है कुछ बैंकों से जान छुड़ाने के लिए। पहले तो बैंक्स आपको होता है हुजाज को बैंक देते थे, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसी जगह अमाउंट आए कि उससे हम ही गिफ्ट करें। पहले बैंक गिफ्ट करते थे इंटरेस्ट में से, तो इसको कोई प्योरिटी ला रहे हैं, इसको वन विंडो ऑपरेशन शायद करना चाह रहे हैं। मेरी इसमें एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी अभी हज 2026 में, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़हीर, मैं चाहूँगी सबसे पहले आपकी जानिब आऊँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को बाद में रखती हूँ। आप बताएं, एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस, मैं दोनों सवाल आपसे इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि हम बराह रास्त ऐसा ना हो कोई और मजीद उसमें खबर है तो हमें जाना पड़े। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बताएं, ये तो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। 75 पैसे रात को कम किए गए पेट्रोल में, डीजल भी खातिर ख्वाह उसमें जो है वो इजाफा बार बार देखने में आ रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कहाँ जा रही है बात? देखें, जो गवर्नमेंट की जो बारिश भी शुरू हो गई, मैं सच बोल रही थी, सच बोल गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस है ऐसे ममालिक को बेस बना के कर रहे हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो डीजल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हम 70% पेट्रोल और 80% क्रूड इंपोर्ट करके ला रहे हैं। हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उनका जो हार्डवेयर है वो पुराना है, यूरो 2 से आगे, यानी कि यूरो 2 से मुराद मयारी तेल साफ़ नहीं कर सकते जो इंटरनेशनल मार्केट दुनिया में इस पर स्टैंडर्ड चल रहा है यूरो 5 का।
उस बेस पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन कर लिया कि 7 दिन के जो एवरेज प्राइस है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, उसको बेस बना के डेली बेसिस पे पेट्रोल और डीजल की कीमत चेंज की जा रही है। अगर 17 जुलाई से 12 दिनों का कंपेयर अगर किया जाए सिर्फ डीजल का, तो डीजल की कीमत में 67 रुपीज़ से ज़ायद इंक्रीज़ हुआ है, जबकि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 24.5 रुपये से ज़ायद इंक्रीज़ किया और सिर्फ 2 रुपये कमी की है। अच्छा, इसका एक इम्पैक्ट तो ये आ गया कि प्राइसेस आ गया। दूसरा ये है कि गुड ट्रांसपोर्ट्स के जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो एयर के टिकट्स वगैरह हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। सप्लाई चेन जो है वो डायरेक्टली सप्लाई चेन लिंक है पेट्रोलियम प्राइसेस से। जब आप ऐसे मुल्क में जो टोटली डिपेंड करता है इंपोर्ट पे, उस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट देखिए इसके अंदर ये बेसिकली एक किस्म की डी रेगुलेशन वाली पॉलिसी है, लेकिन रेगुलेटर जो है वो ओगरा जो है गवर्नमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस है। और दूसरा ये कि आप जीएसटी लगा दें तो लोगों को कम इम्पैक्ट आएगा। अब आपने लेवी वसूल कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, अभी हमें वापस लाहौर जाना पड़ेगा, जो खदशा था वही हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज़ इनफ्लो इस साथ साथ चल रहा है, तो ओवर टू लाहौर और अगले रिपोर्टर्स कॉर्नर में इस्लामाबाद से मजीद खबरों के साथ दोबारा आपके पास आएंगे।